हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा मैं इस अध्याय को लगभग पूरा समाप्त करूंगा। और ये अध्याय जो होगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी। ये हिंदी जो होगी, पहले मैं आपको बताता हूँ ये हिंदी कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी और क्या कौन कौन से बच्चे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर आप स्टेट पीसीएस का या आप यूपीएससी तक के लेवल का या फिर आप पुलिस का, पटवारी, लेखपाल का, टीचर का, असिस्टेंट का, यानी किसी भी पेपर लेवल का पेपर हो, अगर उसमें हिंदी आएगी तो याद रखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए पूरे यूट्यूब पर नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा मानता हूँ। मैं हिंदी आपको इतना ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, लगभग मुझे लगता है आज के बाद आपको में जब आप मेरे लगभग 25 से 30 वीडियो देख चुके होंगे हिंदी के, उसके बाद ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी कोई भी सोर्स रेफ़र करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं और मेरे वीडियो देखने हैं। मेरे जो नोट्स पढ़ने होंगे मैं यहाँ नोट्स बनवाऊँगा। अगर आपको बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं है, मैं इधर साइड में मेरे पास जगह है तो मैं लिखूँगा। पहले मैं समझाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा, मैं समझाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा। तो आप टेंशन नहीं लेंगे। तो एग्ज़ाम आपका कोई सा भी हो, यानी ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक का कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंतर्गत हिंदी आएगी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन, हिंदी के ऑब्जेक्टिव पर्सन, और धीरे धीरे आपकी जो शब्दावली होगी यानी शब्दकोश होगा। आपके पास एक ही चीज़ की कमी है, मैं ऐसा मानता हूँ, शब्दकोश की कमी। शब्दकोश आपके जो दिमाग होगा, आपके दिमाग का जो शब्दकोश होगा वो पूरी तरह भर जाएगा, है ना। अब अभी समय है सुबह के 6 बजे का, तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ आज। जैसे कि मैंने एक वादा किया था कि मैं अपने वादे के मुताबिक मैं सुबह 8 जून से हिंदी स्टार्ट कर दूंगा। आज से मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ और हिंदी मैं आज इतने ऑथेंटिक तरीके से और अच्छे तरीके से स्टार्ट करूँगा, लगभग आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी होगी। जो फैक्ट और तथ्य मैं आपको बताऊंगा वे सीधे पेपर से रिलेटेड होंगे। पढ़ने का हमारा तरीका कुछ इस प्रकार होगा, जब हम एक क्लास कर चुके होंगे उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन देखेंगे। ऐसा देखने से, है ना, ऐसा देखने से आपको पेपर की प्रकृति और हिंदी के अंतर्गत हिंदी पढ़ने के बाद जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति अच्छे से समझ में आएगी। समझे? तो हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं किसकी? हिंदी की। हिंदी का जो सिलेबस होगा, हिंदी का सिलेबस जो होगा, मैं स्टार्ट करूंगा भाषा से लेकर आपको वर्ण, विचार, संधि और शुद्ध वाक्य तक, लास्ट शुद्ध वाक्य तक लेकर चलूंगा। यानी एक एक स्टेप धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि भाषा का कितना बड़ा महत्व है। ये आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ, जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती है। भारत के अंदर भी 174 भाषाएं बोली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के अंदर 174 भाषाएं बोली जाती है और 500 बोलियां बोली जाती है। वे बोलियां है, तो भाषाएं और बोलियां अलग अलग होती है। आप जानने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे सर भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? सब समय पर समझ में आएगा, आप थोड़ा समय तो दीजिए। तो बात करते हैं किसकी? हिंदी की। हिंदी व्याकरण या सामान्य परिचय। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे, तो जैसे जैसे मैं हेडिंग बनवाऊंगा तो आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ नहीं दिखेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो दिख नहीं रहा है वो ऑथेंटिक होगा। जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा इधर साइड में, तो जो मैं समझाऊंगा वो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, है नहीं, हिंदी व्याकरण एक सामान्य परिचय। हेडिंग बनाइए चैप्टर नंबर फर्स्ट। जिन बच्चों ने, मुझे लगता है जिन बच्चों ने पहले हिंदी पढ़ी हुई है ना, उनकी और अच्छा समझ में आने लगेगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट है ना, तो मैं थोड़ा वेट करे या रिवीजन करे। मुझे लगता है उसके बाद जब 4 से 5 क्लास आपकी चली जाएगी तो हिंदी का एक लेवल, यानी एक जो लेवल होगा, हिंदी पढ़ने का जो लेवल होगा वो एक लेवल ऊपर, उसके बाद एक लेवल ऊपर, और धीरे धीरे आप जहाँ पहुँचना चाह रहे थे वहीं पहुँच जाएंगे, है ना। एक लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे हिंदी को लेकर, अकॉर्डिंग। जितना हो सके मैं इस क्लास में इंग्लिश नहीं, हिंदी ही यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो आप भी आज के बाद अपना शब्दकोश अच्छा कर सकेंगे। हिंदी क्यों जरूरी है? हिंदी जरूरी है, जो आप लैंग्वेज लिखते हैं आपको पता होना चाहिए वो लैंग्वेज ऑथेंटिक है कि नहीं है। ऑथेंटिक मतलब वो जो आप लिखते हैं वो इष्टतम है कि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है। तो हम जो लैंग्वेज की बात उस लैंग्वेज की जो हम बात करने वाले, जो लैंग्वेज जो भाषाएं आप लिखते हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इस पर आपके संग बात करना चाह रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं आपके साथ वो होगा हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। तो आप काफी में हेडिंग बनाइए, हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय, है ना। आप हेडिंग बनाइए हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। हेडिंग बनाइए हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। नंबर फर्स्ट, नोट नंबर 1। कॉपी में हेडिंग बना लिए और लिखिए नोट नंबर 1। आपको लिखना होगा, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो लिखना होगा। लिखिए नंबर फर्स्ट लिखिए।
तो भाषा समझने से पहले, मुझे लगता है भाषा समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ये भाषा जो शब्द है, जो भाषा एक शब्द देखते हैं, ये शब्द बोलते हैं इसे, ये लिखा हुआ भाषा है ना, जो आप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं भाषा। जो आप जो शब्द देख रहे हैं भाषा, ये किससे बना है? ये बना है भास धातु से। भास धातु, भास धातु से बना है। ये धातु क्या होती है आइए जानते हैं, धातु किसे कहते हैं, यानी भास धातु से बना है। तो भाषा शब्द किससे बनता है? भास धातु से मिलकर बनता है। ये धातु क्या है? धातु एक प्रकार की क्रिया का काम करती है, और जो क्रिया का काम करती है, और मुझे लगता है ये जो क्रिया का काम कर रही है हमारी मूल भाषा से आया है, ये हमारी मूल भाषा से आया है। आज के बाद आपको याद रखनी होगी मूल भाषा हमारी जो होगी, आपको जानकर हैरानी होगी पूरी दुनिया में सबसे जो पुरानी भाषा है वो हमारी संस्कृत है। और संस्कृत जो हमारे यहाँ की भाषा है पूरी दुनिया में, यानी जितनी भी लैंग्वेज उत्पन्न हुई हैं, चाहे वे 3000 भाषाएं हों, पूरी दुनिया में बोलने वाली 3000 भाषाएं हों, वे 3000 भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई है। यानी किसी भाषा को, कोई भी भाषा लगातार धीरे धीरे परिवर्तनशील होती है, और समय समय पर लगातार क्षेत्र पर जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है ना, भाषा अपभ्रंश होती जाती है और बदलती जाती है। यानी भाषाएं लगातार परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। 3000 भाषाएं संस्कृत से निकली है। प्राचीन जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। यही हमारी मूल भाषा भी है। तो उससे एक शब्द निकल कर आया है, वो क्या है? धातु। धातु का दूसरा मतलब क्रिया भी होता है। धातु का दूसरा मतलब क्रिया भी होता है। पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। भाषा जो भाषा है, भाषा भाषा शब्द कौन सी धातु से मिलकर बना है? तो कौन सी धातु से? भास धातु से। भास धातु से मिलकर बना है, समझे? तो आप इस तरह नोट करते जाएंगे। उसके बाद आज ये मेरा नोट नंबर 1 था। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। भाषा है क्या, ये भी बात करेंगे आपके समक्ष, ये भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपके सामने कुछ नोट लिखवाना चाहता हूँ। तो वे नोट कॉपी में नोट करके लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखिए। NOT। नोट नंबर 1 तो आपने ये लिख लिया होगा, तो नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 में लिखेंगे सब बच्चे, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। नोट नंबर 2 लिखिए। मैंने कहा जो मैं समझाऊंगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं एक बुक यूज़ करता हूँ, आप कोई बुक यूज़ नहीं करेंगे। बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप सिर्फ केवल नोट्स बनाएंगे। लिखिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 3000 भाषाएं बोली जाती है। ये हमारा नोट नंबर 2 था। आप कॉपी में हेडिंग बनाइए नोट नंबर 3। कॉपी में सब बच्चे हेडिंग बनाएंगे नोट नंबर 3। जब आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे नोट नंबर 3, तो आइए जानते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आपको लिखना होगा, भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता, भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता से प्राप्त। जो लिखवाऊं उसे लिखिए। भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता से प्राप्त होता है। भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद का नाम सुना होगा, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद संहिता से प्राप्त होता है। यानी जो भाषा आप देखते हैं पूरी दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, वे सारी की सारी कहाँ से मिली हैं? हमें ऋग्वेद से मिली है नहीं? तो आप ऋग्वेद संहिता को प्राचीनतम रूप भी कह सकते हैं, किसका? भाषा का। उसके बाद अब मैं एक वैज्ञानिक का नाम लिखवाऊंगा, है ना, जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर भाषा का सर्वेक्षण किया 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में। चलिए, तो नाम लिखिए। सबसे पहले भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण, सबसे पहले नोट नंबर 4, सबसे पहले भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज, इधर देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1894 में किया। 1894 में किया। यानी भारत के अंदर कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? 1894 में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले भारत के अंदर भाषाओं का सर्वेक्षण किया, उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, ये नाम आपको लिखना है। इनके अनुसार आप लिखिए, जॉर्ज अब्राहम, नोट नंबर 4 में लिखिए, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के अनुसार भारत के अंतर्गत 174 भाषाएं और 500 बोलियां बोली जाती हैं।
भारत के अंतर्गत आप देखिए, आप खुद की जहाँ आप गांव में रहते हैं आपकी लैंग्वेज देखिए, क्या वो शुद्ध हिंदी है? जी नहीं, वो शुद्ध हिंदी नहीं है ना, वो बोली है। जो आप बोलते हैं उसे बोलते हैं बोली। तो फिर भाषा क्या है? भाषाएं वो हैं जो शहर में बोलते हैं, भाषाएं वो हैं जो शहर में बोलते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? वो बोलते हैं हिंदी, तो उसे बोलते हैं भाषा, उसे बोलते हैं भाषा। तो भाषा और बोली में अंतर होता है। तो जो हमारे जॉर्ज अब्राहम साहब थे, मैं जॉर्ज अब्राहम बोल लूँगा ना, जॉर्ज अब्राहम साहब थे, उन्होंने बताया कि भारत के अंदर 174 भाषाएं, कितनी? 174 भाषाएं है ना। बाद में जाकर 5 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत तो 169 भाषाएं, 1794 कह सकते हैं, है ना। 169 भाषाएं और 500 बोलियां बोली जाती हैं, ये बताया था इन वैज्ञानिक ने, जिन्होंने भाषा का सर्वेक्षण किया था भारत के अंदर 1894 में। चलिए अब बात करते हैं किसकी? भाषा की। अब आपको पता होना चाहिए जो भाषा है वो है क्या, जो आप भाषाएं बोलते हैं है क्या। ये चाइना के अंदर रहने वाले लोग हैं, वे चाइनीज़ क्यों बोलते हैं? हिंदी क्यों नहीं बोलते? यहाँ के लोग चाइनीज़ क्यों नहीं बोलते? आइए जानते हैं ये क्या भला है जो आप जानते हैं ये भाषा है। जो भाषा है ना, ये है क्या? जो मैंने कहा, आप मेरे साथ एक बार हिंदी समझेंगे, बार बार हिंदी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। वही आपके लिए, वही आपके लिए पत्थर की लकीर है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे ही नोट डाउन करते जाएंगे। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखवाऊँगा जो बोर्ड पे लिखी हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यानी मैं सब चीज़ में नोट्स बनाने का तरीका मुझे पता है, मुझे किस तरह पढ़ाना है। तो जो बच्चे ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे सुन भी रहे होंगे तो उनके लिए वो भी बेहतर होगा, है ना। पढ़ने के 1000 बहाने हो सकते हैं कि हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन पढ़ने का सिर्फ एक ही बहाना होता है। जिसे लिखना होता है, अपना सिलेबस पूरा करना होता है, वो कहीं से भी करता है, लेकिन करता है। चाहे वो बुक रेफर करे, चाहे वो वीडियो देखे, चाहे वो ऑडियो सुने, समझे। तो ना पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं, वो पढ़ने का सिर्फ एक ही बहाना होता है। तो बात करते हैं किसकी? हिंदी की। हिंदी की बात कर रहे थे आप, मेरे साथ बात कर रहे थे हिंदी की। तो हिंदी के अंदर अभी हमने कुछ नोट्स लिखवाए। नोट्स अभी हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा है और मूल भाषा, प्राचीनतम और मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसे कहाँ से लिया गया है? इसे लिया गया है रणवेद संहिता से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। जॉर्ज अब्राहम साहब ने बताया था 1894 में, यहाँ भारत के अंदर आए, उन्होंने सर्वेक्षण किया, 169 भाषाएं बताई और बहुत बताकर चले गए कि कहते हैं कि भारत के अंदर लगभग 500 बोलियाँ बोली जाती है। 500 बोलियाँ, जो छोटे छोटे रीजनल क्षेत्र में बोली जाती है, तो 500 बोलियाँ बोली जाती है, ऐसा बताया था इन्होंने। चलिए बात करते हैं, सर कुछ और बताइए। आइए अपना ज्ञान भी जोड़ते हैं, है ना। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ कि भाषाएं किसे कहते हैं। भाषा जो आप बोलते हैं, हिंदी क्या भला है? कोई सी भी भाषा, तो मैं यूनिवर्सल तरीके यानी सार्वत्रिक तरीके से बात करने वाला हूँ आपके समक्ष की भाषा ही किसे कहते हैं। जो भाषा शब्द है, भाषा 10 शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है ना। भाष धातु जो होता है उसका शब्द, जो भाष धातु इसे बोलते हैं, एक प्रकार की क्रिया का काम करती है। जो क्रिया होती है, क्रिया का मतलब कार्य करने वाला, और ये इसे लिया गया है मूल भाषा संस्कृत से लिया गया है। लेकिन आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि आपसे कि जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द के अंदर कौन सी धातु है, तो भाष धातु है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने कहा मैं चैप्टर पढ़ाने के पश्चात आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखूंगा, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, प्रश्न छोटा हो बड़ा हो, सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। अगर हाँ, मैं आराम से नहीं बोलूँगा, मुझसे नहीं बोला जाता आराम से, आप वीडियो को 0.75 पर सुन सकते हैं, जाकर 0.75 की स्पीड पर सुन सकते हैं, मुझसे आराम से नहीं बोला जाता, समझे। तो आप अपने नोट्स लेकिन ध्यानपूर्वक बनाते चलिएगा। मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा उसके लिए वीडियो नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्किप करिए और आगे बढ़िए, है ना। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ, है ना। रात कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, समझे। तो बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे भाषा की। भाषा किसे कहते हैं? अभी तक आपने जाना भाषा शब्द से उत्पत्ति हुई भाष धातु है। तो भाष धातु मूल भाषा शब्द, मूल भाषा जिन्हें संस्कृत मिलकर बना है। धातु एक प्रकार की क्रिया होती है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। सर भाषा का मतलब बताइए। भाषा का मतलब सर भाषा का मतलब बताएंगे। देखो भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब दिखना चाहिए बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ, वो दिखना चाहिए, वो महत्वपूर्ण होगा, आवाज़ आनी चाहिए। भाषा का जो अर्थ होगा, तो भाषा का जो अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होगा, भाषा का अर्थ जो होगा, ध्यान से देखिएगा। भाषा का अर्थ होता है भाषा का, तो भाषा की अलग अलग वैज्ञानिकों ने, हिंदी साहित्य के अलग अलग वैज्ञानिकों ने भाषा की हिंदी साहित्य के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो आप कहेंगे लगभग मैं आपको 10 से 11 वैज्ञानिकों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी है। लेकिन एक ने तो कमाल ही कर दिया, है ना। एक ने तो
कमाल ही कर दिया। जैसे हमारे एक राइटर की परिभाषा बताता हूँ, वो सबसे ऑथेंटिक है, लेकिन अधिकांश जो राइटर ने परिभाषाएं देने की कोशिश की है, मैं वो परिभाषाएं आपको समझाऊंगा, आपके समक्ष समझाऊंगा। जो अधिकांश राइटर ने, अधिकांश लेखकों ने, है ना, या हिंदी साहित्य के वैज्ञानिकों ने जो भाषा की परिभाषाएं बताई हैं, वो परिभाषाएं आपको सब कुछ डिफाइन कर देगी। वो परिभाषा आपको सब कुछ डिफाइन कर देगी, आपको सब कुछ सिखा देगी भाषा ही किसे कहते हैं। जो आप भाषा बोलते हैं, भाषा का मतलब ही क्या होता है, सबसे चैलेंजिंग पोर्शन है। आप बोर नहीं होंगे, एक बार सुनेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी जो आप शब्दावली यूज करते हैं ना लिखने में, वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है आपके समझ। धीरे धीरे जब हम वर्ण विचार और उसके बाद संधि और शुद्ध वाक्य और धीरे धीरे एक अंतिम कड़ी तक पहुंचेंगे। जैसे हम हिंदी की अंतिम कड़ी तक लगभग 1 महीना तो लगता है ना, लगभग 30 से 40 दिन तक मानिए कि अगर इतने वीडियो चले गए, जिंदगी में कभी हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे अनेक वाक्यों के एक वाक्य हो, कुछ भी पोर्शन हो आपका, है ना, जितना भी चैलेंजिंग पोर्शन होगा मैं आपको ईजी और सरल तरीके से कर समझाऊंगा। शायद ही आपको इतने ईजी और सरल तरीके में आपकी खुद की लैंग्वेज में कोई समझाएगा, मुझे नहीं लगता। तो बात करते हैं किसकी, भाषा की। तो बात कर रहे थे भाषा की। भाषा का अर्थ क्या होता है? अच्छा चलो सर, भाषा का मतलब बताइए। सर भाषा का मतलब बताएंगे भी। देखिए, भाषा का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। तो जो भाषा का अर्थ होता है आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना, उसे बताना। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, आपके विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना, उन्हें बताना। आपके अपने विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना, उन्हें बताना, इसे कहते हैं भाषा। जिस माध्यम से आप बताते हैं अपने विचार, जिस माध्यम से बताए जाते हैं, उसे कहते हैं भाषा। चलो नहीं समझ में आएगी और बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, है, उनका नाम बताता हूँ आपको। उनका नाम था सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी। कितनी अच्छी परिभाषा दी गई भाषा की, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि भाषा के अभिभाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। कितनी अच्छी परिभाषा है। कहते हैं कि पूरी अगर भाषा ही ना होती, अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, देखो बीच में संसाधन है ना, बीच में एक भाषा के माध्यम से समझा रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से। अगर ये नहीं होती तो पूरा संसार गूंगा होता आज। कहते हैं ये कौन थे? इनका नाम था हमारा सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिखते हैं। कहते हैं कि भाषा का उन्होंने महत्व बताया कि आज पूरा संसार गूंगा होता अगर भाषा ना होती तो, कोई सी भी भाषा। तो भाषा का विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और जो समय समय पर हुआ और होता रहा है और होता रहेगा। समझे? तो बात करते हैं किसकी। चलिए कुछ एक और मैं आपको उसका राइटर का नाम बताता हूँ, ये हिंदी भाषा की क्या परिभाषा लिखते हैं। आपको बुक लेनी है, मेरे पास बहुत बुक है जो मैं अच्छी बुक है और उसमें अच्छी हेडिंग काट कर आपके लिए यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ। मैं मेहनत करनी, पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको एक अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स दे सकूँ, है ना, अच्छा स्रोत दे सकूँ, आपको लिखवा सकूँ, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार पढ़े और बार बार ना पढ़ना पड़े, आपको आत्मा की तरह न भटकना पड़े। चलिए, आचार्य देवेंद्र नाथ के अनुसार क्या कहते हैं? आचार्य देवेंद्र, दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, दोनों राइटर की परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। इनके अनुसार क्या कहा गया? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करके उस यादृच्छिक रूप से ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। नहीं समझ में आएगा, सर समझाएंगे अपनी लैंग्वेज में, कोई बात नहीं, सर समझाएंगे अपनी लैंग्वेज में। देखो, भाषा का अर्थ होगा विचार प्रकट करना। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, है ना, मेरे मन में कितने विचार आ रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे मन में जो भी विचार आए मैं आपको समझा रहा हूँ। किसके माध्यम से? एक भाषा के माध्यम से। इसे बोलते हैं भाषा। यानी विचार को एक व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं, दूसरे व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं, एक व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं, व्यक्ति के मन के विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना, जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। ऐसा कई राइटरों ने बताया है, कई हिंदी साहित्य के लेखकों ने यह बताया है। लेकिन एक तो कमाल करके चले गए, कहने लगे पूरा संसार गूंगा होता अगर भाषा नहीं होती, है ना, पूरा संसार क्या होता? गूंगा होता अगर भाषा नहीं होती। भाषा का इतना बड़ा महत्व।
जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ये डायनेमिक, ये जो पोर्शन होगा ये थोड़ा डायनेमिक होगा, है ना, बहुत अच्छा पोर्शन होगा। आप देखिए तो इसे, है ना, ये जो पोर्शन होगा ये बहुत अच्छा पोर्शन होगा। देखना यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। मैं कोई भी चीज़ फिजूल आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। आप सुनिए पहले मुझे। तो अभी तक आपने जाना तो भाषा क्या है। भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का या विनिमय करने का या आदान प्रदान करने का, अपने विचारों को एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति हो सकता है, हाँ एक व्यक्ति, इधर एक व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है या अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, इधर एक व्यक्ति हो सकता है या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। यानी जो बोल रहा है वो एक व्यक्ति हो सकता है या अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। जो बोल रहा है वो एक व्यक्ति, जैसे आप अपने स्कूल में प्रेयर करते थे तो सामने 3 लड़ियाँ खड़ी होती थी, है ना, 3 लड़ियाँ खड़ी होती थी, आप सुनते थे, फिर उसका उच्चारण करते थे, बोलते थे वह शक्ति हमें दो दयानी दे। इस तरह की जो परिभाषाएं हुआ करती थी इस तरह बोला करते थे। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय, तो सामने से बोला करता था ना, तो तभी आप बोला करते थे, है ना। जब सामने से बोलता था तो तभी आप बोलते थे, यानी एक भाषा के माध्यम से फिर आप उच्चारण करते थे। जो सामने खड़े होते थे ना, वे 3 बंदे हुआ करते, तीन लड़कियां हुआ करती थी क्लास में, है ना, मैं बोलती थी और उसके बाद हम भी बोला करते थे, उच्चारण किया करते थे। तो ये क्या है, ये क्या है जो बीच में विनिमय चल रहा है, एक भाषा के माध्यम, यही इसे बोलते हैं भाषा। यानी विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, आदान प्रदान करना। जिस संसाधन के माध्यम से ऐसा किया जाता है उस संसाधन को ही भाषा कहा जाता है ना। उस संसाधन को ही भाषा, जैसे मैं कहूँ आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे देहरादून जाएंगे और देहरादून में जाकर और टिकट लेंगे और एरोप्लेन में बैठेंगे और चले जाएंगे और दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये एरोप्लेन आपके लिए क्या है, एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का माध्यम है, कहाँ पहुँचने के लिए, दिल्ली पहुँचने के लिए। तो ये भाषा क्या है, तो भाषा एक प्रकार का माध्यम है ना, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंतव्य करने के लिए, पहुँचाने के लिए। ये क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। कितनी परिभाषाएं दूंगा आपको, मैंने कहा आपको बस मुझे सुनने की आवश्यकता है ना। जो लिखना होगा मैं इधर बोर्ड पे बता रहा हूँ। तो जो बोल रहा होगा, जो अपने विचार प्रकट कर रहा होगा, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है और अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। एक व्यक्ति भी हो सकता है और वो अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, उसका ग्रुप भी हो सकता है। अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, उसका ग्रुप भी हो सकता है। समझे। तो हमने बात बताया एक व्यक्ति, तो यहाँ जिसका आदान प्रदान होता है, यानी विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान। ये आपके विचार रहे, आप अपने क्या विचारों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। आदान प्रदान कर रहे हैं तो किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से करते हैं, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा आज के बाद आपसे पूछा जाए, एक व्यक्ति या विशेष समूह, एक व्यक्ति या विशेष समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या विशेष समूह तक विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। ये कहीं राइटरों ने परिभाषाएं बताई है और ये आपको लिखनी है। सॉरी। चलो सर, आपने ये नहीं बताया ये विचार किसे कहते हैं। अच्छा, विचार क्या होता है, खाली विचार क्या होता है। ये जो विचार शब्द है, विचार है ना, थिंकिंग, व्हाट इज थिंकिंग, यानी विचार होता क्या है। अच्छा जानते, चलो विचार देखते हैं। चलो विचार भी समझते हैं सर। आपने भाषा तो बताया लेकिन विचार नहीं बताया, विचार किसे कहते हैं। चलो सर विचार बताएंगे आपको। देखिए विचार किसे कहते हैं। विचार का अर्थ होता है मनुष्य के मन की, याद रखना, जितना मैं अच्छे तरीके से और डेप्थ तरीके से आपको समझाऊंगा कहीं नहीं मिलेगा। विचार का अर्थ होता है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। आइए लिखिए, बोर्ड पे देखिए, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। यानी केवल आपको ये समझा जा रहा है कि क्या होता है, विचार किसे कहते हैं। तो ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब होता है नहीं, ध्वन्य का मतलब होता है ध्वनि, आत्मक का मतलब होता है आत्मा या भाव। यानी मनुष्य के मन की वह ध्वनि जिसके अंदर आवाज नहीं हो, है ना। मनुष्य के मन का वो मतलब ऐसा भाव जिसके अंदर विचार ध्वनि ना हो। मनुष्य के मन का वो भाव जिसके अंदर ध्वनि नहीं हो। अब आप बताओ, आपके मन में एक विचार आया, कुछ भी विचार आया, क्या उसके अंदर आवाज़ होगी। जी नहीं, उसके अंदर ध्वनि नहीं होगी। तो जिसके अंदर ध्वनि नहीं होती है, ऐसा भाव जिसके अंदर ध्वनि ना हो, उसे कहते हैं विचार। हमने
शब्द से ही निकाल कर लिया। यही हिंदी की खूबसूरती होती है। आप मेरे साथ हिंदी पढ़ेंगे, आप मेरी नॉलेज से परिचित हो जाएंगे कि मुझे लगभग हिंदी की कैसी नॉलेज है, मैं कितनी अच्छी नॉलेज रखता हूँ हिंदी की। हालांकि मुझे हिंदी लिखते वक्त प्रॉब्लम होती है। जितनी मैं हिंदी की नॉलेज रखता हूँ, मैं लगभग इंग्लिश की भी उससे ज़्यादा नॉलेज मुझे इंग्लिश की है। मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ और इंग्लिश ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं हिंदी, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, ये हम बचपन से लेकर आज तक बोलते हैं, तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और अच्छी तरह लिखना समझता हूँ। आपसे ज़्यादा जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि आपको समझा सकता हूँ और लिख सकता हूँ। उस भाषा का पूरा विकास क्रम पता है मुझे, कौन सी भाषा हुई है। मुझे लगभग मेरा मानना है, मुझे लगभग ऐसी आती होगी, लगभग 20 भाषाएं आती होगी। मुझे ऐसा मानना है मेरा कि मुझे लगभग 20 भाषाएं आती होगी। कुछ मैं बोल सकता हूँ, कुछ मैं लिख सकता हूँ और धीरे धीरे कुछ भाषाएं मैं लगातार सीख रहा हूँ। तो मुझे पता है कोई भाषा किस तरह सीखी जाती है स्टार्टिंग से, है ना। भाषा को सीखने के लिए क्या उसका महत्व है, क्या होता है उसका भाषा का। इसलिए मैंने पहले चैप्टर में आपको हिंदी का, जो हमारा पहला चैप्टर, उसके अंतर्गत मैंने समझाने की कोशिश की कि भाषा का कितना बड़ा महत्व है ना। भाषा का कितना बड़ा महत्व है। आप जाओ दक्षिण भारत में जाओ, आप दक्षिण भारत का मतलब केरल के अंतर्गत जाओ, है नहीं, जाओगे आप केरल, तमिलनाडु में जाओगे, आंध्र प्रदेश में जाओगे, तो आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। वहाँ आपको समझ में आने लगा कि भाषा का कितना बड़ा महत्व होता है, भाषा का कितना बड़ा महत्व होता है, समझ में आने लगेगा आपको। तमिल बोलेंगे वो लोग, सर पे को जाएगी आपके। हम गए हैं घूमने के लिए, हम देखे हैं, तो भाषा का कितना बड़ा महत्व होता है, ये हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझे। पूरी दुनिया में, भारत में 180 भाषाएं बोली जाती है भारत में। देखिए भाषा का कितना बड़ा महत्व है। देखिए ना आप, जो हमारी संविधान है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को अलग से डिकोड किया गया है। चलिए तो बात करते हैं किसकी, हाँ, विचार की। तो विचार क्या है? मनुष्य के मन का भाव, मनुष्य के मन का भाव, ऐसा भाव जिसके अंदर ध्वनि ना हो। मनुष्य के मन का ऐसा भाव आपके अंदर, ऐसा सेंस है ना, ऐसा भाव जिसके अंदर ध्वनि ना हो, है ना, ऐसा भाव जिसके अंदर ध्वनि ना हो, उसे कहते हैं विचार। अगर विचारों को प्रकट करना हो, किसी के सामने अपने विचारों को रखना हो, तो किसके माध्यम से रखते हैं? भाषा के माध्यम से। यही बताना था, यही राइटरों ने और लेखकों ने, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिकों ने बताया है। अलग अलग हिंदी साहित्य के सभी का नाम लिखना संभव नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, है ना। अपने नोट्स बनाते रहिए, वो आपको बनवाए गए हैं। चलिए सर और बताइए, और बताएंगे ना सर? रुकिए 1 मिनट, सर और बताएंगे, सब बताएंगे तुमको, है ना। सर नोट्स बनवाएंगे पूरा, मैं जो बनवाऊंगा नोट्स वो पूरा, उससे बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। पढ़ाने के पश्चात मैं ऑब्जेक्टिव पर्सन का जिक्र करूंगा, आप समझने लगेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेटर है कि नहीं है। तो आप कॉपी में नहीं बनाएंगे। चलिए, आपने नहीं जाना भाषा किसे कहते हैं, अब आप जानते हैं भाषा की विशेषताएं क्या होती है। जो भाषा होती है उसकी विशेषता क्या होती है, तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। कोई भी भाषा हो, चाहे चाइनीज़ हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, कोंकणी हो, कितनी भाषाएं मैं बताऊँ, ओडियो हो, कोई सी भी हो, इतनी सारी भाषाएं हैं पूरी दुनिया में। कोई सी भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा की विशेषताएं होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं तो आपको जाननी चाहिए, है ना, आपको समझना चाहिए। उसके बाद आप जो भाषा बोलते हैं, कोई सी भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, जब मुझे सुन सकते हैं, है ना। जब मुझे आप सुन सकते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज में सुन रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, है ना। तो जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसे समझिए, कोई भाषा कैसे सीखी जाती है, क्या जरूरी होता है इसे सीखने के लिए, है ना। तो जो भाषा सीखते हैं आप, उसे सीखने के लिए क्या जरूरी होता है, मैं आपको समझाऊंगा। तो भाषा की विशेषताएं, आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, भाषा की विशेषताएं, जो मैं आपको समझाऊंगा। लिख रखा है तो आप रिविजन कीजिए, अगर आपने नोट डाउन किया हुआ है तो रिविजन कीजिए, तो बेहतर होगा आपके लिए और अच्छा समझ में आएगा। 4 से 5 वीडियो जाने के पश्चात आपके सब समझ में आने लगेगा। हाँ, तो हेडिंग बनाइए, भाषा की विशेषताएं। चलिए, भाषा की विशेषताएं हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाई होगी आपने, भाषा की विशेषताएं। जब आपने हेडिंग बनाई होगी भाषा की विशेषताएं, इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए जो भाषा है वो एक प्रकार की, पहला पॉइंट, भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है। सर इसका अर्थ समझाइए। सर समझाएंगे ना 1 मिनट। यानी जो भाषाएं आप बोलते हैं, आपने उसे कहीं और से ग्रहण किया है। आपके बचपन में, जब आप बचपन में छोटे थे, आपके घर में आसपास छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप उन्हें कहेंगे ना, बोल बेटा पापा जी, तो बोलेगा पापा जी।
यानी भाषा आपने दूसरों से सीखी है, ये जन्मजात नहीं होती है। जो भाषाएं होती हैं वे जन्मजात नहीं होती है, उसे हम हमेशा अपने समाज या सोसाइटी से प्राप्त करते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हों, यह आप भी तो बच्चे हैं, आप अच्छे माहौल में रहिए, अच्छा अच्छा पर्यावरण लीजिए, अच्छे माहौल में रहिए। जब अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपका जो आपके अंदर जो भाषा की उत्पत्ति होगी, अच्छी भाषा की उत्पत्ति होगी। शहर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। कारण क्या है, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, वहाँ से उन्होंने जो लैंग्वेज अर्जित की है, अर्जित करने का मतलब इकट्ठा करना, यानी कोई भी भाषा हो वो हमेशा वह अर्जित संपत्ति होती है, दूसरे के द्वारा ग्रहण की गई एक प्रकार की संपत्ति होती है, वो जन्मजात नहीं होती है इंसान में, बल्कि जो इंसान के अंदर बोलने का गुण होता है वो जन्मजात होता है। बोलना क्या है, इसे सीखने में पूरी उम्र लग जाती है कि क्या बोलना है। टाई टाई करना सब सीख जाते हैं, है ना। आप देखे हो जब बच्चा पैदा होता है तो टाई टाई करना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसे समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है ना। क्या बोलना है इसे समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। जैसे आपसे कहूँ, अगर आप वैसे आप फ्रेंड में बैठे बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे बात कर रहे हैं, जब आपके सामने आपके पिताजी आए तो आप क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज धीरे धीरे बदलनी, आप बहुत ही सहनशील और दयनीय इंसान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत सीधे हैं। क्यों? समय के अनुसार आपकी जो मन और भाव में लगातार परिवर्तन, सब बात करने वाले आपके साथ, है ना, मन और भाव में लगातार परिवर्तन आता चला जाता है। तो इस टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं आपके साथ, ऐसा क्यों होता है ना। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो भाव समझिए 1 मिनट के लिए। तो बात कर रहे थे किसकी, भाषा की विशेषताओं की। तो आज के बाद आपको याद रखना होगा, भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है ना, यह जन्मजात नहीं होती है। भाषा कोई भी व्यक्ति हमेशा जब पैदा होगा वो हिंदी नहीं बोल सकता, है ना, पहले से सिखानी पड़ती है। यानी हम कौन सिखाता है, समाज, सोसाइटी, हमारे घर का एनवायरनमेंट, आसपास पर्यावरण, ये सब सिखाता है उसको, समझे। तो जो भाषा होती है एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है। तो कौन सिखाता है, हमारा समाज और सोसाइटी उसको सिखाती है। याद रहेगा। तो पहले ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, व्यक्ति, तो पहला पॉइंट याद रखा। तो याद रखना, जो हमारा कोई भी व्यक्ति होगा, है ना, व्यक्ति अनुकरण से सीखता है। इसको अनुकरण से कैसे सीखता है, अनुकरण से। अनुकरण का क्या मतलब होता है, अनुकरण का मतलब होता है के अनुसार। जो अनुकरण का मतलब होता है के अनुसार। अनुकरण का ये मतलब होता है कि के अनुसार, कि बच्चे को कहा, बोलो बच्चे मम्मी जी, तो बोलेगा मम्मी जी। अगर उसे कहा मम्मी बोल तो मम्मी बोलेगा, यानी उच्चारण करके। अनुकरण का मतलब होता है उच्चारण करके, लेखन करके। अनुकरण का मतलब उच्चारण करके, या तो आप उसे बोल के सिखाइए या लिख कर समझाइए। उच्चारण करके सिखाइए, या फिर आप लेखन करके समझा सकते हैं उसे बोलते हैं लेखन करके। तो याद रखना, तो भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है, उसे अनुकरण करके सिखाया जाता है, समझे। आप उसे अपनी सोसाइटी या समाज से प्राप्त करते हैं। कोई भी भाषा हो, अगर आपको चाइनीज़ सीखनी होगी तो जाइए ना चाइनीज़ में, पैदा हुए वहाँ का बच्चा चाइनीज़ क्यों बोलता है, हिंदी क्यों नहीं बोलता, यही कारण है। उसे जो भाषा होती है वो अर्जित संपत्ति होती है ना। उसे कौन सिखाता है, उसका समाज सिखाता है। बच्चा ऐसा बोलो, है ना, तो बोलो किचा बात सीतियावा इधर ऐसा बोला। अगर ऐसा बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज है, क्या कहा तुमको पता है, हमने कहा इधर आओ। क्या कहा, इधर आओ। ये कौन सी लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। कौन सी है, चाइनीज़ लैंग्वेज। इतना पता है तो थोड़ा जानते हैं, जानकारी रखते हैं, चाहे भाषा की कोई सी भी हो। मुझे लगभग भोजपुरी से लेकर नीचे, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग जितनी भाषाएं बोली जाती है, तमिल, मैं धीरे धीरे तमिल भी सीखने लगा हूँ। तो जितनी भाषाएं बोली जाती है मुझे लगभग सारी ही आती होंगी, है ना। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी जो मैं समझता हूँ। इंग्लिश सबसे अच्छा समझता हूँ। इंग्लिश जो लैंग्वेज है मुझे सबसे अच्छी लगती है, समझता हूँ। और इंग्लिश पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लिश का विकास भी संस्कृत भाषा से हुआ है ना। जो संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा है, जो ऋग्वेद से लिया गया है, उसको तो भूलना नहीं है आपको, है ना। ये इसका इतिहास है। तो पहला आपने जाना कि भाषा एक प्रकार की अर्जित संपत्ति होती है, जिसे हम अपने समाज या सोसाइटी या एनवायरनमेंट से, आसपास के माहौल से प्राप्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है ना। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अर्जित संपत्ति है तो बी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, यह एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं, यही तो बताया है अब हम आपको, यह एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब, है ना, कोई भाषा सीखनी हो, आपको सीखनी भोजपुरी, तो जाओ ना, आप छोटे बच्चे को उठा के लेके चले जाओ वहाँ, कहाँ, बिहार के अंदर, वो सिखाएंगे भोजपुरी तुमको क्या होती है भोजपुरी, समझे। जाओ तो वहाँ बोलेंगे ही तो बबुआ, ये बबुआ, वहाँ नहीं बोलेंगे बच्चा, वहाँ बोलेंगे बबुआ। क्या बोलेंगे, बबुआ। तो वो उच्चारण कराएंगे ना, तो क्या होता है बबुआ, तो बबुआ बोलेंगे ना। तो याद रखना, तो यह एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया होती है
नंबर 3, नंबर सी पॉइंट, नंबर सी पॉइंट, भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, कभी भी कोई भी भाषा खत्म नहीं होती। हम कहें कि अब हिंदी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो ये गलत है। भाषा का कभी भी कोई भी अंतिम रूप नहीं होता, वो लगातार बदलती रहती है। तो आप सी पॉइंट लिखिए, है ना, सी पॉइंट लिखिए, भाषा का कोई भी अंतिम रूप नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, है एक आज से 150 विक्रम संवत, यानी बहुत पुराना समय था, 150 विक्रम संवत, जब 150 विक्रम संवत था तब हिंदी भाषा का विकास हुआ था। हिंदी भाषा आज तक धीरे धीरे उसे लगातार लोगों ने इस तरह परिवर्तित कर दिया, है ना। आप गाँव की लैंग्वेज देखिए ना, तुम क्या कर रहे हो, मैं जा रहा है, ये कहाँ की लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा को लगातार बदल जा। तो अगर इसे सही शुद्ध वाक्य में बोला जाए तो बोला जाएगा मैं जा रहा हूँ, है ना, लैंग्वेज तो हिंदी हमारी शुद्ध होगी। लेकिन हम तो गांव के लोग किस तरह बोलते हैं, जो गांव के लोग हैं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, गांव के लोग इस तरह बोलते हैं मैं जा रहा, यानी शॉर्टकट में निपटा दिया है हिंदी, लेकिन हिंदी भाषा को परिवर्तित कर दिया, खत्म नहीं हुई हिंदी। तो हिंदी लगातार बदल गई। तो ये जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्र में पहुंचते रहते हैं, तो भाषा लगातार परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। तो भाषा का गुण है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है या कौन सी है, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो समझिए पहले मेरे साथ। तो सी पॉइंट में आप लिखिए, सी पॉइंट में भाषा का कोई भी अंतिम रूप नहीं होता है ना। उसके बाद लिखिए चौथा पॉइंट लिखिए, यानी डी पॉइंट लिखिए, डी पॉइंट लिखिए, वेट, डी पॉइंट लिखिए। डी पॉइंट में आपको लिखना होगा भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ई पॉइंट देखिए, हाँ जैसे मैं कहूँ आपको, अब उत्तराखंड के अंदर चले जाइए, पहाड़ी की लैंग्वेज देखिए कैसी होगी, धीरे हरिद्वार के अंदर आइए, यहाँ की लैंग्वेज तो बताया। तो भाषा होती है परिवर्तनशील, है ना। आप अलग अलग क्षेत्र में जाइए, एक ही राज्य के अलग अलग क्षेत्र में जाइए, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाएंगी। क्यों? इससे यह पता चलता है कि भाषाएं कभी भी एक जैसी नहीं होती, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वे लगातार समय समय पर और स्थान पर क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में लगातार बदलती रहती है। अर्थात भाषाएं, सभी भाषाएं लगभग परिवर्तनशील होती है, यह भाषा की एक विशेषता है। चलिए बात करते हैं, क्या इसका कोई मानक रूप होता है? जी हाँ, मानक रूप होता है। कोई भी भाषा हो उसका एक मानक रूप होगा। ये मानक रूप क्या होता है? आप नंबर 5 लिखिए, नंबर ई पॉइंट, ये भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है। मानकीकृत रूप समझिए क्या होता है, यानी कोई भी भाषा हो उसका मानकीकृत रूप होगा, उसके नाम की एक व्याकरण होगी। यानी किसी भी भाषा का विकास वैसे ही नहीं किया जा सकता, आप कोई भाषा नहीं बना सकते। उसके लिए मात्राएं, यानी वर्ण, शब्द, उसकी जरूरत होती है ना। तो जो वर्ण, जैसे हिंदी भाषा के कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं आपसे पूछा जाए, तो हिंदी भाषा के वर्ण पूछे जाए हमसे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 44, कुछ कहेंगे 52, जी नहीं 56 होते हैं, है ना। जो अगर मानकीकृत रूप से देखा जाए तो हिंदी भाषा के कितने वर्ण होते हैं? 56 होते हैं। तो कितने होते हैं? 56। ये बताएंगे आपको, आ, छोटी मात्रा, ये सब बताएंगे, सब घबराना मत बिल्कुल भी, है ना। पूरे SNR आपको याद करा देंगे। चलिए तो बात कर रहे थे किसकी? नंबर ई पॉइंट। तो भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है, कोई भी भाषा हो उसका मानकीकृत रूप होगा, उसके नाम की एक व्याकरण होगी, है ना। कोई भी भाषा वैसे ही जनरेट नहीं होती। चलिए तो बात करते हैं किसकी? कोई भाषा हो, याद रखना, अगर आपको उसको सीखना हो ना, कोई भाषा को सीखना हो, तो सबसे पहले उसका एक चैलेंजिंग पोर्शन सीखते हैं हम। जब मैं आपको हिंदी समझाऊंगा ना, अभी जब आप इसके 15 वीडियो पढ़ चुके होंगे, तो आपको हिंदी भाषा सरल लगने लगेगी। यानी भाषा का विकास हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है, कोई भी भाषा हो। जब आप ग्रामर सीख रहे होंगे ना, है ना, ग्रामर सीखते सीखते जब आप ग्रामर, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग की जो, अगर मैं आपको लगभग 6-8 चैप्टर पढ़ाऊँ अगर इंग्लिश के ग्रामर के, उसके बाद जो 9वां चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो गारंटी दे रहा हूँ, है ना, 2-2 घंटे के, 2-2 घंटे तो सुन लो मुझे, 2 यानी 9-18 घंटे तक अगर मुझे सुन लो आप, 18 घंटे के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। यानी भाषा, कोई भी भाषा हो हमेशा वो कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, अगर मैं आपको चाइनीज़ सिखानी आती है, मुझे चाइनीज़ सिखानी स्टार्ट कर दूँ ना, लेकिन कम आती है ना, लिख नहीं सकता, लेकिन पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ। अगर मैं आपको सिखाना स्टार्ट कर दूं, तो जो शुरू के यानी 22 दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद 23वें दिन आप धीरे धीरे चाइनीज भी सीखने लगेंगे। जापानिस्ट भी ऐसी ही है ना। जापानिस्ट भी अगर आपको सीखनी हो तो ऐसे सीखने लगे। तमिल उससे भी ज़्यादा आसान है, सीखने लगेंगे। पंजाबी उससे ज़्यादा आसान है, पंजाबी तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो कोई भी भाषा अगर सीखनी हो ना, वो हमेशा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, कठिन से सरल की ओर। लेकिन उसका पहले मानकीकृत रूप होता है, और वो मानकीकृत रूप क्या होता है? उसकी व्याकरण होती है एक प्रकार की, जो व्याकरण होती है उसे पढ़नी पड़ती है पहले। चलिए, कुछ वैज्ञानिक कहा करते हैं, आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं। नोट लिखिए, नोट नंबर 4, नोट नंबर जो सा भी होगा, नोट लिखिए, नोट
कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए जानते कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं। भाषा को सीखने के लिए लिखिए नोट, इसमें नोट नंबर जो होगा, नोट नंबर 5 होगा, शायद 4 या 5 होगा, हाँ नोट नंबर 5 होगा, तो नोट नंबर 5 में लिखिए भाषा को सीखने के लिए 3 प्रकार की, भाषा को सीखने के लिए 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। कितने प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए? 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य के अंदर ये 3 प्रकार की योग्यताएं होंगी तो वो कोई भी भाषा ही सीख सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको समझा रहा हूँ तो याद रखना। नंबर हमारा जो फर्स्ट होगा, अगर उस इंसान के अंदर जिज्ञासा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं समान जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। आप अनेक प्रकार का एक शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझ में आएगा। तो जिज्ञासा का अर्थ होता है अनेक प्रकार की इच्छा। अगर आपके अंदर एक भाषा को जानने की, किसी भी लैंग्वेज, आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, आपको हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। प्रत्येक इंसान जिज्ञासु होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ आप जिज्ञासु होंगे तो आप इस वीडियो के अंदर से बहुत ज्ञान चुरा ले जाएंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाला। दूसरा, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको अनुकरण करना होगा। अनुकरण आप समझ गए होंगे। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण, आपको अनुकरण करना होगा। अनुकरण का अर्थ तो समझिए। अनुकरण का अर्थ यह होता है, पहली बात आप जिज्ञासु होने चाहिए। दूसरी बात आप अनुकरण करने वाले होने चाहिए। तीसरी बात अनुकरण का मतलब क्या तो आप उच्चारण करते हो या फिर आप लेखन करने की क्षमता हो, है ना। सबसे पहली बात यही होती है। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो कहीं भाषा सीखनी, कैसे सीख लोगे भाषा? कहीं सीख सकते हो भाषा? नहीं सीख सकते भाषा। क्यों? आपके अंदर आप जिज्ञासु नहीं हो। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिज्ञासु बनो, समझे? जिज्ञासु बनो। फिर उसका अनुकरण करना होगा। अनुकरण मतलब उच्चारण कर सकते हो आप उसका उच्चारण कर सकते हो। अच्छा, उच्चारण कर सकते हो, नहीं तो लेखन कर सकते होंगे उसका लेखन, तो ऐसे भी सीख सकते हैं। नंबर 3 जो हमारी होगी वो होगा अभ्यास। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अभ्यास, है ना। तो कोई भी भाषा सीखनी हो तो भाषा सीखने के लिए, है ना, तो 3 चीज़ जरूरी होगी। पहली बात जिज्ञासु होना चाहिए इंसान। उसके बाद क्या? इसे लिखना नहीं, अपने व्यावहारिक जीवन, कोई भी पढ़ाई कभी कर रहे हो हमेशा उसे अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ कर पढ़ो, चीज़ें आसान लगने लगेगी, है ना। अगर उसे किताब के लिहाज से और लिखने के लिहाज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप बोर हो जाओगे। आपकी लाइफ खुद की बोर हो जाने वाली, समझे। अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये मेरा खुद का भी मानना। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते लगातार, वो भी कंटिन्यूटी के साथ, है ना, सततता के साथ मेहनत नहीं करते, तो याद रखना वो धीरे धीरे वीकनेस, आपके अंदर कमजोरी आने लगती है ना। आप जो मार्ग होगा उससे लगातार भटकने लगते हैं अगर आप लगातार मेहनत नहीं करते। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस सब्जेक्ट के प्रति जितनी भी वफादारी दिखाओगे, है ना, एग्जाम हॉल के अंदर वो आपके सामने इतनी वफादारी निभाएगा, समझे। गलती होने के चांस जीरो रहेंगे। आप क्या सोचते हैं ये पढ़ के आपको काम नहीं आएगा? जी नहीं, ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, इंट्रोडक्टिव क्लास है हिंदी की। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी एग्जाम दे लेना, कभी हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे सुन लो अच्छे तरीके से, कभी हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आएंगे ना, 7.5 चर्चा ही कर दूंगा। तो भाषा का जो विकास क्रम, आगे हेडिंग बनाइए कि कोई भी भाषा कैसे सीखी जाती है ना। कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिया, आइए जानते हैं। तो हेडिंग बनाइए भाषा का विकास क्रम, या भाषा का कौशल भी कह सकते हैं। क्या कौशल होता है, क्या स्किल होता है उसके सीखने का, कोई भाषा सीखी जाती है तो बात करते हैं भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। नंबर फर्स्ट, अगर कोई भाषा आपको सीखनी होगी तो याद रखना सबसे पहले उस भाषा को आपको सुनना होगा। अगर आप जब तक सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उच्चारण करना जरूरी है। सामने वाला आप सुनने के लायक होने चाहिए, क्या बोल रहा है। कोई भाषा सीखनी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बोलकर, मुझे चाइनीज़ सिखानी है आपको, चाइनीज़, चलो जापानीज सिखानी है ना, जापानीज सिखानी है तो आपको क्या, नेपाली भी सिखानी है मुझे, तो क्या करना होगा? जैसे मुझे नेपाली सिखानी है तो मुझे नेपाली को आप सुनने वाले होने चाहिए। आप सुनिए तो पहले, तभी तो सीखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं ना तो सुनना महत्वपूर्ण है, तो सुनते रहिए, आप सीख जाएंगे। देखना, तो सबसे पहले जो जरूरी होता है सुनना। सुनने के बाद क्या होगा? तो सुनने के बाद होगा बोलना। जब आप सुनने लगेंगे, सुनने के बाद उसको उच्चारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई भी भाषा सीखनी है, एक भाषा का विकास कर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसे होता है। छोटा बच्चा घर में होगा, सबसे पहले वो क्या करता है? सुनता है। आप उसको बताते हैं बोल बेटा पापा जी, तो बोलेगा पापा जी, है ना। उसके बाद वो क्या करता है? ऐसे ही उच्चारण करता है और बोलता है। बोलने के बाद क्या करता है? बोलने के बाद वो क्या करता है? पढ़ना सीखता है, पढ़ना, है ना। आपने देखा, उसे नर्सरी में भेज दिया जाता है, पढ़ना सीखता है। उसके बाद वो लिखना सीखता है। क्या सीखता है? लिखना। इस तरह वो एक भाषा सीख जाता है।
इस तरह कोई भी व्यक्ति एक भाषा सीख जाता है। कोई भी भाषा उसको सीखनी हो तो ये चीज़ जरूरी होगी, सुनना, बोलना, पढ़ना, है ना। एक वैज्ञानिक थी हमारी, है ना, एम से नाम बनता है उनका, उन्होंने कहा कि लिखना पहले, वो पढ़ना बाद में। बस बाकी सबने जितने वैज्ञानिक हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने सबने यही कहा कि पहले। तो इसे ना जो हमारा नाम होगा ये भाषा का विकास करूँगा किसी व्यक्ति के अंदर, इसे एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है, ट्रिक, है ना। भाषा का जो विकास कर्म होता है, पहले सुनना होगा कि बोलना होगा, तो पहले सुनना होगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो पढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, वो लिखेगा, है ना। ऐसे आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण सुनना होगा। अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ अगर इसे सीखना है तो पहले सुनना सीखिए, उसके बाद लिखना सीखिए, है ना। लिखना, उसके बाद उसे बोलना सीखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको उच्चारण करिए घर बैठ कर। उसके बाद क्या करना होगा, उसे पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा, ऐसा करना होता है। ट्रिक क्या है, इसी सुबोपली की सहायता से याद रखा जा सकता है। सुबोपली, सुबोपली, सु का मतलब सुनना, बै का मतलब बोलना, पै का मतलब पढ़ना, लै का मतलब लिखना। इसे सुबोपली की सहायता से याद रखा जा सकता है। चलिए अब आपको बताने वाले हैं हम कि भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स दे रहे हैं आपको कि भाषाएं कितने प्रकार की होती है। सब बच्चों को पता है भाषाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जो मेरे पास बुक है, जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी भाषाएं एनसीईआरटी की 12th की क्लास पढ़ो, 12th क्लास की जो बुक पढ़ोगे आप हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर भी जो मैंने पढ़ी है ना, तो याद रखना उसके अंदर भी यही लिखा हुआ, एनसीईआरटी 12th क्लास की जो व्याकरण हिंदी व्याकरण होगी उसके अंदर भी यही लिखा हुआ कि भाषाएं 2 प्रकार की होती है। लेकिन जी नहीं, भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, है ना। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 हमारी जो होगी लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, कितनी भाषाएं होंगी? 3। तो काफी मैडी बनाइए भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, काफी मैडी बनाएंगे सब बच्चे भाषा के प्रकार। मैंने कहा एक बार मुझे सुन लेना अच्छे तरीके से और नोट्स बना लेना, 20 से 25 दिन तक लगातार डटे हुए रहना। उसके बाद जिंदगी में कभी भी हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नौकरी आपके आसपास भटकने लगेगी। भाषा के प्रकार, नंबर 1 मौखिक, नंबर 1 मौखिक, मौखिक, मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा, लिखित, लिखित भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। चलो सर बताइए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखो जो व्यक्ति होगा, अभी तो आपने जाना भाषा क्या होती है। भाषा होती है विचारों को प्रकट करना। जब कोई व्यक्ति, व्यक्ति या समूह, एक व्यक्ति हो या समूह अपने विचारों को मौखिक तरीके से, मौखिक तरीके से एक व्यक्ति या समूह तक अपने विचार प्रकट करता है, मौखिक तरीके से अपने, यानी मुंह से बोलकर, है। जैसे आप फोन पे बात करते हैं, ये अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं कैसे, मौखिक तरीके से। यानी एक व्यक्ति जो फोन पे बात कर रहा होगा वो मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा होगा। किसका? मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा होगा। अब आपको अलग अलग उदाहरण आप सोच सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन में सोचने होंगे दिमाग में कि मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। मैं इनकी चर्चाएं आपको पर्सन में भी कर सकता हूं, तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति, अब आप बात करते हैं किसकी? लिखित भाषा की। अगर व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, एक व्यक्ति हो सकता है या समूह भी हो सकता है। एक व्यक्ति या समूह अगर अपने विचारों का आदान प्रदान, है ना, एक व्यक्ति या समूह अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करता है, लिखित माध्यम से करता है, विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करता है, तो ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे अतीत काल में लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ये कौन सी भाषा हुआ करती थी? लिखित भाषा, है ना, लिखित भाषा। जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, है ना, लव लेटर हो चाहे किसी प्रकार का कोई भी लेटर हो, तो समझे, तो वो कौन सी भाषा होगी? तो भाषा होगी कौन सी? लिखित भाषा। चलिए तो बात करते हैं किसकी? सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा कौन सी होगी? जैसे आपने देखा होगा, है ना, जो होमगार्ड वगैरह रोड पे चौराहे पर खड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इस तरह से इशारा करते हैं और ऐसे करते हैं जाओ, है ना, कि कहते हैं जाओ, या तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्लास में छोटे छोटे बच्चे, क्लास में बच्चे, लड़के लड़कियाँ भी देखे होंगे तुमने, ओवर एक्टिंग करते रहते हैं, वे भी कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। टीचर सामने पढ़ा रहा होता है, बच्चे क्लास में बैठकर पीछे सांकेतिक भाषा का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो बात करते हैं किसकी? सांकेतिक भाषा की। ये सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, ये मौखिक भाषा। अब आपको बताना है, आज का एक प्रश्न है हमारा, है ना, तो बताना मुझे हिंदी क्लास कैसी रही। अगर हिंदी क्लास अच्छी लगी, है ना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आपका, तो मैं आगे पढ़ाऊँगा हिंदी, फिर नहीं पढ़ाऊँगा हिंदी, फिर छोड़ दूँगा, याद रखना बात ये। तो ये हमारी भाषाएँ थी। कल इस पर चर्चाएं जारी रहेंगी। आपके प्रश्नों का, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में इतना रखता हूँ, धन्यवाद, है ना। आप इसे रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा साथ साथ, इधर मत देखिए, मैंने सारा जो इधर लिखा हुआ है मैंने इधर समझाया है ना, तो आप टेंशन नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।